हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक ज्वाइनिंग आ गई है। अब मेरिट लिस्ट आ गई थी आपकी 26 मार्च 2021 को मेरिट लिस्ट आ गई थी। उसके बाद में इंतजार कर रहे थे आप। इस दौरान थोड़ा सा जो है, कई बार कहते हैं ना कि कभी कभी जो रूमर्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। रूमर्स ऐसे फैलने लगे कि कोर्ट में भर्ती चली गई है, अभी तो ज्वाइनिंग नहीं होगी या ज्वाइनिंग डिले होगी या ज्वाइनिंग रुक जाएगी। तो वो सब सॉर्ट आउट हो गया और ज्वाइनिंग आ गई है, लेटर्स आ गए हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स को लेटर मिल चुका है और जिनको नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा। अभी 2 जुलाई को आप लोगों को आपका ट्रेनिंग सेंटर में आपको रिपोर्ट करना है। 2 को रिपोर्ट करना है। तो कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि क्या मैं 2 दिन पहले जा सकता हूँ? मेरी ट्रेन का शेड्यूल ऐसा है कि वो 2 दिन पहले मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे। तो उसके लिए आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पे आप कॉल करके बात कर लीजिए, क्योंकि अभी कोविड की वजह से क्या रूल्स रेगुलेशंस है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप 2 दिन पहले भी जाते हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कि आप अभी क्यों आ गए, आपको एंट्री ली जा सकती है। ये सब डिपेंड करता है कि सेंटर में किस प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं। चलिए, अब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो आपने तैयार कर लिए होंगे। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, आपके जो एज प्रूफ, आपका मैट्रिकुलेशन का वो सब होना चाहिए, आपके ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST OBC या EWS या हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपके पास में कंप्लीट होना चाहिए। ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपने जो भी एजुकेशन लिया है, आपने B.Ed किया है तो आप वो भी शो कीजिए, आपने MBA किया है तो वो भी आप शो कीजिए। उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका। उसका फायदा ये होगा कि आप अपना एजुकेशन शो कर देते हैं, डिपार्टमेंट को आप बता देते हैं, तो आप कभी NOC मांगते हैं किसी दूसरी सर्विस में जाने के लिए तो उसमें आपको सहूलियत हो जाती है वहां पे। एक हमारे साथियों का डाउट है कि क्या मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जाएंगे? वहां पे बिल्कुल जमा कर लिए जाएंगे, ये रूल्स है फोर्स के। लेकिन जब आप जाते हैं दूसरे एग्जाम के लिए, आपको NOC मिलती है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वापस दे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट आपके जमा कर लिए तो वो देंगे नहीं। अब कुछ डाउट्स हैं हमारे साथियों के, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए, कुछ तो हमारे साथी पूछते हैं कि ट्रेनिंग में क्या होता है। तो ट्रेनिंग में मैं आपको बता दूं कि फोर्स की कोई भी ट्रेनिंग हो उसमें 2 ही चीजें होती हैं। एक तो होता है जो भी फिजिकल एफिशिएंसी के जो टेस्ट होते हैं वो, उसको BSF में उसको बोलते हैं FPT, फील्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, FPT। और दूसरा है रगड़ा। दोनों क्या हैं वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे रहे हैं, दोनों आप देख लीजिए क्या कैसे होगा। आप यदि वो दोनों से आप नहीं डरेंगे तो आपको ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा ट्रेनिंग आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेनिंग जो है आपका पूरा सर्विस का जो है वो बेस्ट पार्ट होगा। उससे कंपेयर नहीं कर पाएंगे आप आगे अपनी सर्विस में हमेशा, जब भी आप रिटायर होंगे तब तक आप ये याद रखेंगे कि ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि ट्रेनिंग में जिम्मेदारी नहीं होती है। आप जब अपनी यूनिट में चले जाएंगे, अपनी कंपनी में चले जाएंगे, अपनी पोस्ट पर या रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक का जैसा भी आपका काम है, उस समय आपकी जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है। तो ट्रेनिंग आपको पूरा वहां पर स्टाफ है उसके लिए, वो पूरा आपको बताएंगे। दूसरा, देखिए, कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि ये जॉब कितने समय तक होता है। तो पहली बात मैं बता दूं कि ये जॉब नहीं है। यदि आप इसको जॉब समझते हैं तो चाहे आप मत जाना वहां पे, क्योंकि जो लोग इसको जॉब समझते हैं वो कभी, कहता ना कि खुश नहीं रह पाते वहां पे। ये जॉब नहीं है, वर्दी जॉब नहीं है दोस्तों, वर्दी नशा है, वर्दी इबादत है। वर्दी को जॉब समझेंगे तो आप क्या होगा, आप कंपेयर करेंगे। आपका दोस्त जो बैंक में हो गया है, बैंक का जो IBPS में वो बैंक में क्लर्क हो गया है, आप उससे कंपेयर करेंगे। और आप उससे कंपेयर करेंगे तो आप वहां पे कि मेरा दोस्त जो है वो तो 9 बजे बैंक में जाता है और 6 बजे लौट आता है, आप कहेंगे कि मुझे तो सैटरडे संडे भी नहीं होता है। आपको सिर्फ जो है आपके दोस्त के जॉब की खूबियां नजर आएंगी, आपकी वर्दी की क्या सहूलियत है वो आपको नजर नहीं आएगी। तो जॉब कितने समय तक कर सकते हैं, जॉब नहीं है, लेकिन कितने समय तक करने की बात है कि आप इसको 10 ईयर्स से पहले यदि आप रिजाइन करते हैं तो आपका यदि टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है तो आपको ट्रेनिंग पोस्ट नहीं पे करनी पड़ती। लेकिन आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं है तो आपको ट्रेनिंग पोस्ट पे करनी होगी। जैसे आप कांस्टेबल के पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं दे सकते।
लेकिन आप CAPF सब इंस्पेक्टर में जाना चाहते हैं, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में जाना चाहते हैं, दूसरे CGL में आप जाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दूसरे सर्विसेज जो आपका हेड कांस्टेबल जो रैंक से ऊपर है उनमें आप जाते हैं, उसमें आपका रेजिग्नेशन टेक्निकली एक्सेप्ट हो जाता है। उसके लिए आपको NOC लेनी होती है, वो पूरा प्रोसीजर उसका फॉलो करना होता है। जैसे हमारे कांस्टेबल में है कुछ साथी, वो अभी हेड कांस्टेबल में जा रहे हैं तो उनका टेक्निकल रेजिग्नेशन हो गया है, उनको ट्रेनिंग पोस्ट पे नहीं करना पड़ेगा वहां पे। अब एक बात यहाँ पर ये भी उठने लगेगी अभी कि ट्रेनिंग पोस्ट कितना होता है। तो ट्रेनिंग पोस्ट होता है 3 महीने का सैलरी, या ट्रेनिंग पोस्ट जो भी ज्यादा हो, तो यदि आप 3 महीने तक यदि आप रिजाइन करते हैं तो वो 3 महीने का सैलरी ही ज्यादा होता है। लेकिन 3 महीने से ऊपर हो जाता है तो उसके बाद में ट्रेनिंग पोस्ट जो है वो ज्यादा होगी। पूरा ट्रेनिंग करके आप छोड़ते हैं तो आप अभी जानना चाहेंगे कि कितना रुपया लगेगा। तो लगभग देखिए कांस्टेबल जो है उसका 1150 का एवरेज में पर डे का कॉस्ट जो है वो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो होता है वो कैलकुलेट करता है। अभी जो हमारे कांस्टेबल के जो साथी हैं SSC GD के, CRPF के जो रिजाइन किए हैं, उनको लगभग 1150 रुपये पर डे के हिसाब से उनका कैलकुलेट हुआ है। तो उसमें आप उसके एवरेज में ही उसके आसपास आपका भी रहेगा। जॉब प्रोफाइल क्या है कि RO का क्या काम होता है, RM का क्या काम होता है। जितने भी फोर्स के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं उनको मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस का काम जो है, उनको हैंडलिंग का काम जो है वो RM का है, उनका वर्कशॉप होता है, उसमें ये सब काम चलता रहता है। RO का काम होता है जो सिग्नल इधर से उधर करना, मैसेजेस इधर से उधर करना, कॉल अटेंड करना, कॉल अरेंज करना, ये सब रेडियो ऑपरेटर का काम होते हैं। वो आपको सिखाया जाएगा, उसको बहुत ही वाइड काम है, सारा हम यहाँ पर वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब एक हमारे साथियों का ये पॉइंट था कि मैं B.Ed किया है, मैं टीचर की तैयारी करता हूँ या मैं CGL की तैयारी करता हूँ, मेरा CGL का फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर मेरा हो चुका है, या कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पे मेरे दोनों लेयर मेरे हो चुके हैं एग्जाम, मुझे क्या करना होगा। आपने अब तक जो भी एग्जाम दे रखा है या जो भी आपने फॉर्म फिल कर रखा है उसका आप सूचना दे देना है। एक सिंपल एप्लीकेशन आपके जब डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं उस समय आपने दे देनी है उनके साथ में, ताकि आपको आगे जब छुट्टी की बात आती है तो आपको सहूलियत हो जाएगी। लीव का जो है वो देखिए, लीव देने का हक जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो सक्षम प्राधिकारी, जो कमांड है वहां पर उनके पास है। उसके रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, वो किस हिसाब से आपको छुट्टी देंगे, क्योंकि आप हर एग्जाम के लिए छुट्टी मांगेंगे या आप 15 दिन बाद में आप कहेंगे कि मेरा B.Tech का फाइनल ईयर का एग्जाम है, मुझे 20 दिन का छुट्टी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी छुट्टी आपको मिलेगी। छुट्टी 1 या 2 दिन के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए बिल्कुल मिल सकती है, या किसी का मैरिज होता है उसके लिए मिल सकती है, कोई दूसरी आकस्मिकता हो जाती है उसके लिए मिल सकती है। लेकिन वो डे कितने होंगे उसके वो डिपेंड करेगा कि आपकी आकस्मिकता क्या है, और दूसरा आपके वहां पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए फॉलो किए जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और सब लोग यदि छुट्टी मांगने लग जाते हैं तो हो सकता है कि वो छुट्टी देने का काम जो है वो बंद भी कर दिया जाए। अब देखिए कुछ सुझाव हम आपको यहाँ पर देना चाहेंगे कि अभी आपका वेतन शुरू हो जाएगा, आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे, सैलरी आपको मिलेगी, पैसा पूरी सर्विस में मैं आपको बता देता हूं कि आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी आपको मिलेगा वो पर्याप्त मिलेगा। कभी आपका काम नहीं रुकेगा, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां जो है बहुत अच्छे से आप पूरी कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आपको अभी से करनी होगी। आप उसके लिए सबसे पहला काम आपको हम एडवाइस करते हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप अपना जरूर खरीदिए, उससे आपको टैक्स भी बेनिफिट है, दूसरा आपका जो सेविंग्स हैं वो भी हैं। तो ये सब छोटे छोटे प्लानिंग्स हैं, आपको वो सब करना है, गंवाना नहीं है दोस्तों। कुछ हमने बहुत सारे हमारे साथियों को देखा है कि जो भर्ती होने के बाद में एकदम से ही पैसा मिलना शुरू होता है तो उनकी आदतें जो है बदल जाती हैं। तो अब तक जो आपने सहेजा है, आप अनुशासन में रहे हैं, और ये आपके अनुशासन में रहने का ही नतीजा है कि आप सफल हो गए। तो उसी अनुशासन को मेंटेन रखना है, उसको और बढ़ाना है उससे आगे। फैमिली लाइफ के बारे में बहुत सारे साथी पूछते हैं कि फैमिली लाइफ कैसा होता है। देखिए फैमिली लाइफ जो है वो सिविल के कंपैरिजन में, तो जैसा हम सिविल से कंपेयर नहीं कर सकते, आपका दोस्त बैंक में क्लर्क है तो उससे उसकी फैमिली लाइफ से आप कंपेयर नहीं कर सकते। फोर्सेज में तो फैमिली स्टेशंस, नॉन फैमिली स्टेशंस, हर तरह के ड्यूटीज आपको करनी पड़ती है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे आपको काम करना होता है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि आपको फोर्स में
इतना अवेलेबिलिटी नहीं है क्वार्टर्स की, तो कैंप में नहीं है, तो आप आउट लिविंग आपका हो सकता है। लेकिन जो नॉन फैमिली स्टेशंस हैं, जो डिस्टर्ब एरिया है, वहां पर ऐसा नहीं होता है। तो वो सब जिसको कहते हैं ना कि आवश्यकता के अनुसार काम हो जाता है, तो वो सब आपका भी हो जाएगा। फैमिली लाइफ जो है वो आपको अपना मेंटेन करना है। फोर्स में कैसा है, वो किसी भी फोर्स में जो है फैमिली लाइफ यदि आप पुलिस से भी कंपेयर करते हो तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि बॉर्डर पर कितने दिन तक जाना पड़ता है आरएम को या आरओ को। दोनों ही जो है बॉर्डर के लिए ही आप भर्ती हुए हैं। बता देता हूं आप कि कितने समय के लिए जाना होता है। ये कभी आप किसी को भी नहीं पूछना, ट्रेनिंग में आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछना। अभी आपको ट्रेनिंग में आप जाएंगे तो आपको वहां पर ऑफिसर हैं आपके, वो खूब मौका देंगे, पूछिए, आप जितना पूछना है उतना पूछो। लेकिन आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछना कि हमें बॉर्डर पर कितने दिन जाना पड़ेगा, हमें फैमिली रखने के लिए कितना मौका मिलेगा। आपको खूब मौका मिलेगा, आपको जितना मौका मिलेगा, जितना आपको चाहिए उतना मौका मिलेगा आपको, उसकी आपको अभी से टेंशन नहीं करनी है। दूसरा, हमारे साथियों ने पूछा कि डेपुटेशन, कि हम किन किन फोर्सेज में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में हम डेपुटेशन जा सकते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आप डेपुटेशन जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी आप डेपुटेशन जा सकते हैं। अब जो मुख्य मुख्य जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जाने की परंपरा रही है वो मैं आपको बता देता हूं। विदेश मंत्रालय में डेपुटेशन होता है, आईबी, सीबीआई, एसपीजी, एनएसजी, एनआईए, बीपीआरडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्टेट पुलिस, इन सब में आपके डेपुटेशन खूब आते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसमें नंबर किसका आता है। कि कहा ना कि ऊपर वाले ने तो कोई कमी ना की थी, मगर किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो डेपुटेशन, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं कि जो भर्ती होने के बाद 1 साल बाद ही डेपुटेशन चले जाते हैं आईबी में, और बहुत अच्छे से आईबी में 10 साल निकल जाता है, पता नहीं चलता। उसके बाद वापस अपना फोर्स में आ जाते हैं, विदेश मंत्रालय में चले जाते हैं, कहीं विदेश में एम्बेसी में ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा लाइजन है, आपका क्या आपका तालमेल है, उस पर डिपेंड करेगा। मौका जो है वो सबको मिलेगा। अब कुछ हमारे साथी जो हैं वो एयरफोर्स और बीएसएफ की तुलना करने की बात करते हैं। अब वो यहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे एयरफोर्स में जाना चाहिए या मुझे बीएसएफ में जाना चाहिए, क्योंकि अभी वेतन के हिसाब से बीएसएफ में ज़्यादा मिल रहा होगा। बीएसएफ में आप हेड कांस्टेबल हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि दोनों का ही कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जो सर्विस और उसके बाद के जो बेनिफिट हैं उसको देखा जाता है तो उसमें एयरफोर्स यहाँ पर बेहतर है। एयरफोर्स में आप उसके बाद में जो आपका रिहेबिलिटेशन है वो एयरफोर्स में कहीं बेहतर है, कि आप मिनिमम सर्विस आप एयरफोर्स का आप करने के बाद में आप सिविल जॉब दूसरा कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन का जो बेनिफिट है वो आपको एयरफोर्स में मिलेगा, बीएसएफ में वो नहीं मिलेगा। बीएसएफ में कितने ईयर तक आप सर्विस कर सकते हैं, वो आप 60 ईयर्स तक कर सकते हैं। ये पहले 57 ईयर्स होता था, लेकिन 2019 में ये माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ये 60 साल कर दिया गया, क्योंकि सीआईएसएफ और असम राइफल में 60 साल होता था रिटायरमेंट एज, और बाकी फोर्सेज में सीएपीएफ में 57 होता था। तो इसके लिए किसी ने रिट पिटीशन किया। अब रिट पिटीशन की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि रिट पिटीशन से आपके बहुत सारे साथी जो है वो बड़े खफा हो गए थे, और डायरेक्ट मैसेज चैट हमारे खूब चले थे 2 से 3 दिन तक। अब कुछ हमारे साथी जो है बोथ में सेलेक्ट हैं, ये आरओ में भी सेलेक्ट हैं, आरएम में भी सेलेक्ट हैं, दोनों के ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं। अब जद्दोजहद चल रही है कि किसमें ज्वाइन किया जाए। उनको मैं बता देना चाहूंगा कि आपने जो ऑप्शन ऑप्ट किया था, जब आपको ऑप्ट करने के लिए आपको मौका दिया गया था, जो आपने ऑप्ट किया है वो आपको यहां पर चूज करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा हमारे बहुत सारे साथी जो है वो कि इसमें कैसे काम होता है, क्या होता है, कितने दिन की छुट्टी मिलती है, सब आपको वहां जाएंगे आपका पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको कोई डाउट नहीं रखना है। अभी आपको सिर्फ एक डाउट रखना है कि मुझे मेरी ट्रेनिंग जो है वो बहुत अच्छे से मुझे पास करनी है। क्योंकि फौज में देखिए आपको, इसको कहते हैं ना कि आपको बरगलाने वाले बहुत लोग होंगे वहां पे। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि फौज में ना तो सबसे आगे रहना चाहिए ना सबसे पीछे रहना चाहिए, फौज में आप बीच में रह के काम करो, ये आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि फौज में आप जाते हैं तो आपको हमेशा सबसे आगे रहना चाहिए। ट्रेनिंग में आप बेस्ट करने की कोशिश करें और टारगेट बनाएं कि मुझे भी ट्रेनिंग में कोई ना कोई ट्रॉफी लेनी है मुझे, चाहे वो शूटिंग की हो, चाहे वो ड्रिल की हो, चाहे वो
इंडोर की हो चाहे आउटडोर की हो, कि मुझे एक ट्रॉफी जरूर लेनी है, टारगेट बनाना है। ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग में आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको एक्ट एंड रूल भी आपको पढ़ाया जाएगा, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, एटिकेट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे तौर तरीके आपको पढ़ाए जाएंगे। अब अभी तक आप सिविल लाइफ जी रहे थे, अब आपकी लाइफ जो है वो फौजी की जिंदगी हो गई है, तो वो फौजी बना दिया जाएगा आपको। कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि हमें क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए, हमें बेडशीट कितना लेके जाना चाहिए, हमें पिलो लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, हमें गद्दा लेके जाना चाहिए। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक बैग या सूटकेस ऐसा आपको रखना है जिसमें आप लॉक लगा सकें। बाकी आपको वहां पर कैंटीन में सब कुछ मिलेगा, आपको मॉस्किटो नेट भी वहां कैंटीन में अवेलेबल होगा, आप वहां पर ले लीजिए। वहां जाकर आप यहां से लेके जाएंगे, आप हो सकता है आप यहां आपको पता नहीं है कि फौजी कलर कौन सा मॉस्किटो नेट आपको यूज करना है। आप यहां मार्केट में गए, वहां से आपने गुलाबी रंग का मॉस्किटो नेट ले लिया, लेकिन वहां जाके आपको खाकी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप गुलाबी वाला नहीं लगा सकते। बेडशीट जो है वो आपको व्हाइट कलर की बिछानी पड़ेगी। आप यहाँ से 2 बेडशीट रंगीन वाली आप खरीद के ले आए, उन सब की जरूरत नहीं है। आपको कितने जोड़ी कपड़े लेके जाने हैं, आपको 2-3 जोड़ी कपड़े आप अपना लेके जाइए, उसके अलावा आपको सब मिलेगा वहां पे, और सेंट्रलाइज मिलेगा। सेंट्रलाइज मतलब सबका एक जैसा होगा, तो सबका एक जैसा होगा। उसको आप जो लेके जा रहे हैं बेडशीट, वो कलर प्रिंट वाली है, तो वो तो नॉन पैटर्न हो जाएगी, वो आप नहीं यूज कर सकेंगे, वो आपके बॉक्स में ही पड़ी रहेगी, आपका सामान का वजन बढ़ा देगी वो। तो उससे बेहतर है कि एक बैग ऐसा रखना है कि जिसमें लॉक हो, और ज्यादा टेंशन नहीं करना है। आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स, आपको जब बैंक पासबुक अकाउंट, कितना आपको कैश लेके जाना है या आपको एटीएम में पैसा रखना है, वो सब आप रखिए। बाकी आपको वहां पर सब कुछ मिलेगा, जहां आप जा रहे हैं वहां हर चीज मिलेगी। वहां पर आपको टूथब्रश से लेकर आपको जो जिसको कहते हैं कि लॉन्च सूट तक, आपको हर चीज आपको वहां पर अवेलेबल रहेगी, इसलिए उनकी टेंशन नहीं करनी है। टॉर्च, कुछ हमारे साथी जो है एक लिस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे थे, उसमें बहुत सारे आइटम्स थे कि टॉर्च भी उसमें था। तो टॉर्च वगैरह जो है वो आपको सब कुछ, टॉर्च, उसका बैटरी, जब आपकी आउटडोर एक्सरसाइज होती है तो आपको एक्स्ट्रा बैटरी वो आपसे चेक भी करवाई जाएगी आपकी टॉर्च, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी की टॉर्च का बैटरी डिश है। तो जो आपको चाहिएगा, जो फोर्स को जरूरत होगी, वहां पे जो आपका इंस्ट्रक्टर स्टाफ है उनको जो जरूरत की चीजें होंगी वो आपको बता दी जाएगी वहां पे। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट डे ही आपको जाते ही वहां पे बोल देंगे सुबह से, आपको बिल्कुल आराम से करवाया जाएगा। जो फौजी ढर्रा है उसमें आपको बहुत आराम से ढाला जाएगा। तो उन सब के बारे में नहीं सोचना है अभी, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। हाँ, खाने का अपना सामान जरूर लेके जाइए, विशेष रूप से जो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल के हमारे साथी, पंजाब के हमारे साथी, जो जैसा आप लोग खान पान घर पे, आप राजस्थान के जो हमारे साथी हैं वो लड्डू, तो आप बिल्कुल हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं वो लड्डू घर पे आप पसंद करते हैं, आप लेके जाइए। घी अपना लेके जाइए, खाने में आप कुछ भी अपना घर से नाश्ता बना के लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए जो बॉक्स आप रखते हैं उसमें लॉक जरूर होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो और खाने का आप विशेष ध्यान रखना है ट्रेनिंग में भी। जो आपको मैस में जो खाना मिलेगा, उस मैस के खाने से ही ट्रेनिंग नहीं होगी। आपको एक्स्ट्रा जितना आप खा सकते हैं, जो खा सकते हैं खाइए। ट्रेनिंग में हो सकता है आपको बहुत सारे दर्द जो हैं उनको भी आपको झेलना होगा। एक दर्द तो ये होगा कि आपको बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को मिलेंगी कि जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। कुछ लैंग्वेज जो होती है, वो फौजी लैंग्वेज जो है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अभी हमारे एसएससी जीडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कई बार हमें मैसेज कर देते हैं कि सर मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर जो है थोड़ा गलत बोलते हैं। वो आपको नहीं बोलते, वो जो आपने जो वर्दी पहनी हुई है वो उसको बोला जाता है, क्योंकि यदि उसको नहीं बोला जाएगा तो वो लोग काम नहीं करेंगे, आप भी काम नहीं करेंगे। सख्ती आपके साथ नहीं की जाएगी तो आप वो काम नहीं करेंगे। जब आपका एफपीटी होगा तो सबको दर्द होता है, सबको पैर में तकलीफ हो जाती है। जब रास्ता करने की बात आती है तो सबको हाथ में दर्द हो जाता है, हर कोई हाथ पकड़ के खड़ा हो जाएगा। तो वो सब इंस्ट्रक्टर स्टाफ उसी के लिए है। वो आप जैसे कैंडिडेट्स आते हैं वहां से चले जाते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर स्टाफ वहीं रहते हैं, तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको बहुत अच्छे से पता होता है किसको जेन्युइन प्रॉब्लम है किसको नहीं है। उसके लिए जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं होती है और प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके लिए फौजी शब्द है मकरा। तो मकरा नहीं बनना है।
काम करना है, आगे रहने की कोशिश करनी है और बेस्ट देने की कोशिश करनी है और दूसरों से तुलना नहीं करनी कि मेरा दोस्त बैंक में है, मेरा दोस्त सिविल सर्विस करता है, मेरा दोस्त जो है वो यूपीएससी की तैयारी करता है। आपका दोस्त क्या करता है वो आज आप देखो कि आज आपका दोस्त क्या कर रहा है, और दोस्त से आपको मतलब नहीं है, आपको अपने आप से मतलब है। आपको जो मिला है वो बेहतरीन मिला है, बेहतरीन फोर्स में आप जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कि बीएसएफ जो है कि सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है दुनिया का, कि जो इतने बड़े बॉर्डर को संभालता है, उसमें आपको काम करने का मौका मिल रहा है। और बॉर्डर पर तो आपको रहना ही पड़ेगा। जब आप जा ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहे हैं तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे बॉर्डर पर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी जानना है, आप बिल्कुल हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है आपके मैक्सिमम कैंडिडेट के पास में। और दूसरी बात यह है कि आप बहुत सारे साथी हमारे मेडिकल के टाइम से ही हमसे जुड़े हुए हैं, मेडिकल के पहले से ही। वो अब हम जब उनके पुराने चैट देखते हैं तब हमें पूछना पड़ता है कि क्या आप सेलेक्ट हो गए। तो उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि यदि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आप हमें इतना लिख के भेजिए कि मैं सेलेक्ट हो गया हूं, ताकि हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकें, हम बधाई दे सकें, हमें अच्छा लगेगा। हम भी जानना चाहेंगे कि हमने जो आपका मेडिकल पॉइंट बताया था क्या वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो उसके साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको। और कभी भी देखिए, हमारी यदि आपको जरूरत पड़ती है किसी भी तरीके से